आज का टॉपिक है, कल जो हमने वीडियो किया था ना एसिड बेसिस सॉल्ट, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो इससे आगे का टॉपिक हम आज ले रहे हैं, जिसमें पढ़ना है इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर होता क्या है? तो इंडिकेटर होता है वो सब्सटेंस जो अपने कलर को चेंज कर और ऑर्डर मतलब स्मेल को चेंज करके हमें इंडिकेट करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है और कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल नेचर का है। तो इंडिकेटर जो प्रिपेयर किया जाता है, कुछ इंडिकेटर को तो हम डायरेक्टली नेचर से ले लेते हैं और कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसे हम लैब में तैयार करते हैं केमिकल की मदद से। उसमें से जो सबसे पहला आता है उसे बोलते हैं, जो नेचर से लेते हैं उसे नेचुरल इंडिकेटर, जो लैब में तैयार होगा उसे बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। और एक होता है जिसमें स्मेल को डिटेक्ट कर हम बताते हैं कि एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर का है, जैसे वनीला फ्लेवर हो गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया, या इस टाइप के और भी कई सारे हैं, अनियन है, गार्लिक है। इन सबके स्मेल से पता चलता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर का। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नेचुरल इंडिकेटर, जो हमें नेचर से मिलता है डायरेक्टली, जिसमें सबसे पहला आपका है लिटमस पेपर, सेकंड आपका है टर्मरिक, थर्ड है आपका हाइड्रेंजिया, फोर्थ है आपका चाइना रोज। चाइना रोज को हम लोग हिबिस्कस के नाम से भी जानते हैं। इन सब का एसिड पे क्या इफेक्ट है, एसिड का इन सब पे क्या इफेक्ट है और बेस का इन सब पे क्या इफेक्ट है। अगर लिटमस पेपर को आप एसिड में डालोगे, एसिड मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं चाहिए हमें चाहिए डाइल्यूटेड, जिसमें वाटर सोल्यूबल हो। तो एसिड में डालने तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा। सेम वे में अगर टर्मरिक को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो येलो कलर तो जो था टर्मरिक का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ही हम बेस में डालेंगे तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रेंजिया फ्लावर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो येलोइश ब्लू कलर का हो जाएगा और बेस में हो जाएगा पिंक कलर का। चाइना रोज को अगर हम एसिड में डिप करेंगे तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी सारी की सारी नेचुरल इंडिकेटर। अब है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ना। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो हमने लैब में प्रिपेयर किया है केमिकल्स की मदद से, ये हमें नेचर से डायरेक्टली मिला नहीं है। जैसे टर्मरिक हमें डायरेक्टली नेचर से मिल जाता है, लिटमस जो बनता है वो फंगस और वो एल्गी एक टाइप का होता है, उससे बनाया जाता है। अब आते हैं सिंथेटिक में। सिंथेटिक में आपका जो सबसे पहला है फेनोल्फेथलीन। फेनोल्फेथलीन का एसिड पे क्या इफेक्ट होगा और बेस पे क्या इफेक्ट होगा। दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज। दो आपको मेनली पढ़ना है, जिसमें अगर हम फेनोल्फेथलीन को लेते हैं तो फेनोल्फेथलीन हमारा एसिड में जाते ही कलरलेस, जैसा था वैसा ही रहे, कलरलेस हो जाएगा। और जो ही आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर बेस में डालेंगे तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात। ऑल फैक्ट्री को आपने समझ ही लिया कि जिसमें स्मेल से ही डिटेक्ट किया जाता है। तो इंडिकेटर के बाद बारी आती है, एक हमारा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम कहते हैं पीएच स्केल। यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक तो हालांकि लिटमस पेपर सबसे बड़ा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, लेकिन पीएच स्केल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हर जगह यूज होता है। इसमें पीएच स्केल में आपका एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक नंबर लिखा हुआ होता है ना, उसमें बीच में आपका ठीक आ जाएगा 7। अब इसमें क्या रहता है, जब आप इधर की ओर जाओगे तो एकदम डार्क रेड यहां पे रहेगा और धीरे धीरे आपका रेडिश घटता चला जाएगा और यहाँ पे आपका नॉर्मल रहेगा कलर। फिर जो आप इधर इस साइड में बढ़ेंगे राइट साइड में तो डार्क ब्लू होता जाएगा। मतलब ये कहने का है कि अगर आप 7 जब आप पीएच स्केल को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करें और उसका रीडिंग 7 से बिलो आए तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक में कितने पावरफुल एसिड है वो बता देगा। सेम वे में अगर हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में करें तो उस बेसिक सॉल्यूशन के पावर को ब्लू कलर के कलर से, डार्क है, लाइट में है या मीडियम कलर में आ जाता है, तो बता देगा कि आपका जो वो सब्सटेंस है बेसिक वो कितने पीएच वैल्यू में आ रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो। तो सबसे पहले हमारे पीएच वैल्यू में, जैसे कि पीएच वैल्यू हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी जगह मायने रखता है। आप यहां पे देख लो 3.5 से लेके
3.5 से लेके 10.5 के बीच में जो भी पीएच वैल्यू आएगी किसी भी सब्सटेंस का, तो वो कैन बी एडिबल होता है। कैन बी एडिबल मतलब हम उसे डोमेस्टिक लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और 7 जिसकी वैल्यू होती है वो होता है न्यूट्रल। जैसे कि नॉर्मल वाटर, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7। ऐसे ही तो जब जितना डार्क रेड होता जाएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, जितना डार्क ब्लू होता जाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। अब हमारी आती है कि डेली लाइफ में पीएच का क्या है, कहां कहां पे डेली लाइफ का यूज है, डेली लाइफ में पीएच का यूज है। जैसे आपने कल मैंने बताया था कि हम जब ऑयली और स्पाइसी फूड कंज्यूम करते हैं ज्यादा, तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ समय के बाद 2-4 घंटे बाद हमें एसिडिटी फील होने लगती है। मीन्स हमारे स्टमक में HCl ज्यादा प्रोड्यूस होता है और वो एसिडिटी क्रिएट करता है, जिससे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को कम करने के लिए, कंफर्ट फील करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंट एसिड इस्तेमाल करते हैं। एंट एसिड मीन्स वो सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रल कर दे और उसे सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट कर दे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि कई सारे मेडिसिन में डायरेक्टली मिलती है, या नहीं तो घर में हमारे पास बेकिंग सोडा होता है, उसे थोड़ा सा पानी मिला के हम अगर हम उसे पी लेते हैं तो हमारी एसिडिटी अपने आप नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस होता है, माइल्ड बेस होता है। तो डेली लाइफ में कल मैंने ये बता भी रखा है, लेकिन फिर से आज मैं रिपीट कर देता हूं कि डेली लाइफ में पीएच इन डेली लाइफ, सबसे पहला व्हेन वी ईट लॉट्स ऑफ स्पाइसी फूड, स्पाइसी या ऑयली फूड, वी फील एसिडिटी या इनडाइजेशन। एसिडिटी को हम इनडाइजेशन भी लिख सकते हैं, जिससे हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज अ माइल्ड बेस, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि डाइजिन वगैरह हम खाते हैं ना, इनो वगैरह, उसमें होता है दिया हुआ, ताकि वो आपका इनडाइजेशन को कम कर दे, क्योंकि उसे बोलते हैं एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाइक एंटासिड विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। इससे हमें रिलीफ फील होता है। सेम वे में फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स ऐड कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बेस है, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड टू द सॉइल टू न्यूट्रलाइज देम, बिकॉज फर्टिलाइजर्स and insecticide acidify the soil and not suitable for growing crops। तो जो ही वो कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएगा, जिसे हम चूना भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, तो सॉइल क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो फिर से यूज के लायक हो जाएगा। थर्ड आपका है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट होता है उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, उसे न्यूट्रलाइज पहले किया जाता है, मीन्स केमिकल्स को हटाया जाता है उस पानी से, फिर उसे वाटर बॉडीज में डाला जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि अगर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्टली रिवर में या ओशन में या इस तरह के वाटर बॉडीज में डालेंगे, तो जितने भी एक्वेटिक लाइफ हैं, उसमें जितनी भी मछलियां हैं या अदर जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, वो सब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब उसमें से गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनके लायक वहां पे ग्रोथ के लिए कुछ भी बचा हुआ रहेगा नहीं और केमिकल्स का अमाउंट बढ़ेगा, जिसके कारण वाटर की पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले ट्रीट किया जाता है, उसे न्यूट्रल बनाया जाता है, फिर उसे वाटर बॉडीज में डाला जाता है। इसके बाद और भी हैं कई सारे, जैसे कि हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सुबह सुबह जब हम सो के उठते हैं तो अपने माउथ को धोने के लिए हम अपने टीथ को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
टूथपेस्ट होता क्या है? तो टूथपेस्ट होता है बेसिक नेचर का। टूथपेस्ट में माइल्ड बेस होता है, जो हमारे माउथ में रात भर में एसिड क्रिएट होता है ना, खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं, सलाइवा होता है जो फूड के साथ रिएक्शन करता है और वो एसिड जनरेट करता है, और वो एसिड हमारे दांत के जो लेयर्स हैं, इनेमल जिसे कहते हैं, उसे धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। तो इससे प्रोटेक्शन देने के लिए, उस एसिडिक नेचर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सुबह में उठने के बाद ब्रश करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं पेस्ट के साथ, टूथपेस्ट के साथ, जिसमें माइल्ड बेस होता है, कुछ फ्लेवर मिला हुआ होता है और कुछ स्वीट सब्सटेंस होता है जो माउथ को अच्छा लगे, जिसका नतीजा ये होता है कि माउथ में एसिड खत्म हो जाता है, यानी न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, और माउथ में फ्रेशनेस फील होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रेग्रेंस। तो टूथपेस्ट हमारा बेस हो गया, माउथ में एसिड है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ वहां पे। ऐसे ही आपका है, अगर एंट, चींटी या हनी बी, मधुमक्खी, इसे अगर बाइट कर ले, मतलब ये हमें अगर स्टिंग कर ले, काट ले, तो क्या करते हैं, तो हम करते हैं थोड़ा सा सोडा लेते हैं, उसको ऐसे जरा कर लेते। ऐसा क्यों किया हमने? इससे हमें रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि हनी बी स्टिंग में और एंट बाइट में दोनों में ही मेथेनोइक एसिड, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जो अंदर जाके हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है, इसलिए सूजन हो जाती है और जलन सी होने लगती है, और कभी कभार खुजली भी होती रहती है। उससे हम रिलीफ पाने के लिए थोड़ा सा बेस लेते हैं। यहाँ मेथेनोइक एसिड डाला गया, हमने बेसिक सब्सटेंस जैसे जो सोडा, बेकिंग सोडा यूज करते हैं वो ले लेते हैं, या नहीं तो लोहे का टुकड़ा भी इस पर रगड़ दे तो भी काम चल जाएगा। तो उससे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पे होता है, एसिड जो मिथेनोइक है वो और बेस जो हमने यूज किया वो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारा जो रेसेज हो रही थी, वहां पे पेन हो रहा था, वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें रिलीफ फील होता है। तो देखा आपने कि पीएच का हमारी लाइफ में कई जगह यूज है, और हम डेली लाइफ में तो कई जगह इसको अनुभव भी करते, फील भी करते और इस्तेमाल भी करते। अब बारी आती है आगे का, ये हमारा एसिड बेस और इंडिकेटर टॉपिक फिनिश हो गया। अब लास्ट टॉपिक आपका है जो इस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का है, सॉल्ट। हमने एसिड भी पढ़ लिया, बेस भी पढ़ लिया, बेस और एसिड का हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब हमारे पास आता है, उसके बाद हमने इंडिकेटर में हमने नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी पढ़ा। साथ ही साथ हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। वो पीएच स्केल हम में 7 से राइट साइड और 7 से लेफ्ट साइड दो नंबर होते हैं, जो 0 से लेके 14 तक होता है। वो उसमें कलर्स होते हैं, 7 से बिलो में जाएंगे तो रेड कलर की हो जाएगा, 7 से अपर 14 तक जाएंगे तो ब्लू कलर में जाएगा, जो हमें एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताता है। अब बारी आती है सॉल्ट। सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, जो एसिड और बेस के रिएक्शन से पैदा होता है। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें सॉल्ट ही मिलेगा और वाटर भी रिलीज होगा। तो सॉल्ट एक सब्सटेंस होता है, सॉल्ट आर सब्सटेंसेस दैट फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था ना, ये उसी से है रिलेटेड। तो अगर आप कोई एसिड को बेस से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं, हमने ले लिया HCl प्लस में NaOH, बेस हो गया NaOH, एसिड हो गया HCl, तो बनाएगा NaCl प्लस में वाटर। सेम वे में हमने ले लिया HNO3 प्लस में ले लिया MgOH का होल ट्वाइस, तो क्या बनाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2O रिलीज कर देगा। तो ये देखा आपने, ये तो हमारा कॉमन सॉल्ट है जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, हमारे घर में किचन में यूज होता है, टेबल सॉल्ट भी कहलाता है, ये हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराएंगे तो आपका मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट। सेम वे में अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस को कराएंगे तो आपके पास स्ट्रॉन्ग है एसिड, तो इसलिए एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। सेम में उल्टा कर देते हैं, अगर आप वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को कराएंगे तो आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा। सेम वे में दोनों वीक ले लें, वीक एसिड हो और वीक बेस हो तो भी आपको न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को, वीक बेस को अगर हम कराते हैं तो एसिडिक नेचर का सॉल्ट प्राप्त होता है,
ऐसे हमने अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ किया तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। अब सॉल्ट हमारे पास जो सबसे पहला आता है वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट ये हमें आता कहां से है? तो दो जगह से आता है। एक ओशियन वाटर को इवेपोरेट करने के बाद हमें ये नमक मिलता है। आपने गांधी जी के बारे में सुन रखा है ना, दांडी मार्च के बारे में, समुद्र के पानी को गर्म करके गए थे, नमक जो सॉल्ट लॉ के खिलाफ समुद्र के दांडी जाके समुद्र के पानी गर्म करके नमक बनाया था, फिर कंज्यूम किया था। ये वही नमक है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो ओशियन वाटर से बनाया जाता है। दूसरा है इन लैब। तो हमें इन दोनों के बारे में डिटेल तो ऐसे पढ़ना नहीं है कि कॉमन सॉल्ट बनाते कैसे, क्योंकि नेचुरली हमें काफी अकरिंग जमीन के साथ भी हम निकाल लेते हैं, माइनिंग करके भी जमीन से निकाला जाता है रॉक सॉल्ट के रूप में, फिर उसका इस्तेमाल हम करते हैं। मेन जो अब आता है आपके पास वो सबसे पहला है कॉमन सॉल्ट का नाम क्या होता है? केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला पहले क्या होता है? NaCl। और केमिकल नेम क्या होता है? ये होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे पास टेबल पे होता है ना, ये किचन में होता है रखा हुआ। ये तो हो गया सबसे पहला वाला। दूसरा आपको करना है कॉस्टिक सोडा के बारे में। कॉस्टिक सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं? NaOH। कास्टिक सोडा में इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम इसका क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब ये बनाते कैसे हैं? तो हम क्या करते हैं इसमें, इस प्रोसेस का जो नाम होता है वो नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब आप यहां पे एक वर्ड देखा अल्कली। अल्कली का मतलब होता है वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो। दिस मीन्स वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज अल्कली। तो हमने क्या किया, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस में होता क्या है, हमने लिया नमक जो कॉमन सॉल्ट हमारा है, उसे पानी में मिक्स किया। इस मिक्सचर को कहा जाता है ब्राइन। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आपको क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे जमा हो जाएगा या वाटर में सॉल्युबल रहेगा। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बबल्स के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाएगा, क्लोरीन गैस एनोड पे बबल्स के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाएगा। और जो कास्टिक सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल रहेगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है। तो कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास आ गया NaOH, प्लस में H2 और प्लस में Cl2। ये जमा होगा एट कैथोड और ये जमा हो जाएगा एट एनोड, है ना। ये दोनों ही बबल्स बन के आपका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और NaOH आपको मिल जाएगा। ये बन गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका यूज क्या है हमारी लाइफ में, कहां इसका इस्तेमाल है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मेनली यूज होता है वो यूज होता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है इंडस्ट्री में। जब इंडस्ट्री में सफाई वगैरह की जाती है ना हैवी मशीनों को, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने देखा कुछ यूज है इसका। आगे आपका जो मेन अब आ रहा है आपका, वो है आपका बेकिंग सोडा। जो थर्ड में होगा आपका सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। सी में आपका बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप कह सकते हैं, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। ये बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? NaCl। ठीक है, NaCl में हम डालते हैं अमोनिया, NH3 डालते हैं, फिर डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O। इससे बनता है हमारे पास है NaHCO3 प्लस में NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ। यही हमारा है बेकिंग सोडा। बट बेकिंग सोडा को अगर आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो बन जाएगा वॉशिंग सोडा। तो मतलब आपके पास बेकिंग सोडा तो मिल गया, तो वॉशिंग सोडा भी हम इसी से बना सकते हैं। लेकिन इसका पहले यूज देख लेते हैं। यूज इसका क्या है? ऑब्वियसली बात है बेकिंग सोडा है तो घर में किचन में मम्मी जब केक बनाती होगी
ये छोले भटूरे में भटूरे बनता है, ढोकला बनाने में, और बेकिंग इंडस्ट्री जितनी भी है, कन्फेक्शनरी जिसमें केक ब्रेड इन सब बनाने की जो फैक्ट्रीज होती है वहां पे तो इसका होता है, तो यूज होता है। तो पहला यूज क्या हुआ इसका, यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री। साथ में हम कभी कभार इसको यूज करते हैं एज एंट एसिड, जो मैंने पीछे बताया था ना अभी, कि जब हम एसिडिटी हमें होती है तो हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी मिक्स करके पी लेते हैं तो हमें एसिडिटी से आराम मिल जाता है। ये तो हो गया आपका बेकिंग सोडा। बी में आते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे, तो सिंपल सा है, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करो तो आपके पास मिलेगा Na2CO3 प्लस में H2O और थोड़ा सा अमाउंट में CO2 भी निकलता है। ये गैस फॉर्म में आपका बाहर हो जाएगा। तो आपके देखा आपके पास में आ गया ना सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। अब इसका इस्तेमाल क्या है, वर्ड से क्या पता चला, वॉशिंग सोडा है, तो इसका यूज क्या होगा, इन सोप इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। साथ ही साथ कई बार इसका इस्तेमाल मेडिसिन में भी होता है। वॉशिंग सोडा मेडिसिन मतलब हमारे लिए नहीं, कुछ जो एनिमल्स के मेडिसिन होता है उसमें भी यूज होता है। प्लस वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल मतलब वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हमारा जो हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर, उसको फ्रेश वाटर कन्वर्ट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला आपके पास आ जाता है हाँ, इसका एक और यूज है इन पेपर इंडस्ट्री, मैं इसका भूल गया था मैं। ये पेपर इंडस्ट्री में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। साथ में है जैसे बोरेक्स एक कंपाउंड होता है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ है ये परमानेंट हार्ड, जो मैंने भी कहा ना, परमानेंट हार्डनेस जो वाटर का होता है, मतलब खारा पानी जिसको बोलते हैं, इनटू फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने में यूज होता है। तो आपने देख लिया वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब का इस्तेमाल। आगे आते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला आपके पास सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो बेकिंग सोडा हमारा बना था वो थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में। जो बेकिंग सोडा हमारा था ना, बेकिंग सोडा इज बिटर इन टेस्ट। तो इस बिटरनेस को खत्म करने के लिए सो वी एड टार्टेरिक एसिड इन इट टू न्यूट्रलाइज अमाउंट एंड इसकी बिटरनेस यहां पे खत्म हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक छोटा सा था इसलिए मैंने बता दिया इसे, कुछ चीजें हमें अलग से भी जानना जरूरी होता है। चलिए अब बारी आती है सी में ब्लीचिंग पाउडर। इसको बोलते हैं कैल्शियम OCaO Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये बनेगा कैसे, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस मिलाना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप क्लोरीन गैस को मिला देते हैं तो आपके पास मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में थोड़ा सा वाटर भी रिलीज होगा। यही हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, तो इन्फेक्टेड वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज होता है। मतलब पानी को में जो जर्म्स वगैरह होते हैं उसको मारने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर मिक्स कर दे तो ये जर्म्स खत्म हो जाते हैं। आपने स्विमिंग पूल में पानी को देखा है ना, एकदम क्लियर होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिक्स किया हुआ होता है। इसका यूज है यूज एज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट ये कई बार नाली वगैरह के किनारे भी देखा होगा आपने, सफेद पाउडर छिड़का हुआ होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। उसमें जर्म्स वगैरह पैदा होते हैं उसको मार दिया जाता है। यूज एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। दूसरा यूज है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी इसका यूज होता है। इंडस्ट्री में मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए, बनाने के लिए इसका यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी इसका यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। ये तो आपका आ गया ब्लीचिंग पाउडर का, और लास्ट आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
पीओपी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, मतलब वाटर के आधा मॉलिक्यूल इसमें होते हैं। इसका नाम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। अभी बनता कैसे है? तो जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। को अगर आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो आपके पास आएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड प्लस में 1.5 अमाउंट ऑफ वाटर, वेपर बन के रिलीज हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका यूज कहाँ है? तो ऑब्वियसली बात है हॉस्पिटल्स में। ब्रोकन बोन जो हमारी होती है, ब्रोकन बोन ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ पीओपी। ठीक है, स्टैच्यू बनाने में तो होता ही है, टॉय बनाने में होता है, उसके बाद वॉल और रूफ को फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग ऑफ वॉल के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो और एक बात और ध्यान रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा हम एयर टाइट कंटेनर में रखें। अगर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखोगे तो ये आपका पीओपी धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा। इसलिए वाटर के कांटेक्ट, मॉइस्चर के कांटेक्ट से इसे दूर रखा जाता है, वरना ये हार्ड हो जाएगा और ये यूजलेस हो जाएगा। तो आज मैंने आपको एसिड बेसिस का दूसरा वीडियो बना के फिनिश कर दिया चैप्टर है। आप उम्मीद करता हूं कि आप इसे देखना, समझना और बुक को रीड करना सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि केस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं साइंस में, तो जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे ना बुक को, ये तो मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है, कोई भी टीचर जो आपको चैप्टर पढ़ाता है तो एक शॉर्ट समरी देता है चैप्टर का, उस चैप्टर में क्या क्या मेन मेन बातें वो समझा देता है, रिएक्शंस को समझा देता है। बट जो आपके छोटे छोटे जो सेंटेंसेज होते हैं, जो कई बार आपके क्वेश्चंस बन के एमसीक्यू के फॉर्म में दे दिया जाता है, उसके लिए चैप्टर रीड करना बहुत ही जरूरी है। जब आप ये समझ जाओगे उसके बाद चैप्टर रीड करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको डाउट उसमें बचेगा। इसलिए हम लोग चैप्टर को पहले समझा देते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं कि आप चैप्टर को रीड करो घर पे। जो डाउट निकले फिर भी आप मुझसे पूछो, अपने टीचर से पूछो, अपने स्कूल में पूछो, जहां भी आप पढ़ते हो वहां पूछो, आपको बताएंगे वो। तो वो उम्मीद आप समझ में आ गया होगा आपका। तो आज हमारा एसिड बेसिस सॉल्व खत्म हो गया। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो फिजिक्स के लाइट की होगी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।